वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। और इस पाठ का ये सेशन नंबर 7वां है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि लेखिका मधु कांकरिया इन्होंने साना साना हाथ जोड़ी इसमें यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है, जो हिमालय पर्वत के और जाने के रास्ते में उनको जो जो प्राकृतिक सुंदरता दिखाई दे रहे थे उसका जीवंत और सजीव वर्णन लेखिका ने इस पाठ में किया है। अब तक हमने वहाँ के लोगों के लोक जीवन का बारे में पढ़ा। आगे हमें कटाव जाते समय लेखिका को क्या अनुभव आता है, इसका वर्णन हम पाठ के अगले परिच्छेदों में पढ़ते हैं। लेखिका कहती कि कटाव जाते समय जितेन लगभग अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। अब देखिए, इतने बादल, घने बादल छाए हुए थे, सब कुछ बादल में थे। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। और देख तो रास्ता बहुत संकीर्ण था और उसमें बादल छाए हुए थे, स्नोफॉल छाए हुए थे और उसको चिरकर लेखिका और उसकी जीप जा रहे थे। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। अब देखिए, आप सोचिए, अगर ऐसे डेंजरस रास्ते से अगर आप जा रहे हैं तो आप कैसे बैठेंगे? थोड़ा डर जाएंगे ना मन में। तो उसी प्रकार से सारे रास्ते पर उनके आंख छाई हुई थी, आंख लगी हुई, और खतरनाक रास्ते पर एहसास ने सारे लोगों में चिपी छाई हुई थी और उस पर बारिश भी हो रही थी। एक चूक और सब खलास। अगर देखो, इधर उधर ड्राइवर के द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। अब गाड़ी तो ड्राइवर चल रहे थे, लेकिन सारे प्रवासी उस ड्राइवर की तरफ, उसकी गाड़ी की चलाने की तरफ ध्यान रखकर देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। अब देखिए, सारे गाड़ी में इतनी चुप्पी, इतनी शांतता छाई हुई थी, डर के मारे सबकी सांसों का आवाज आ रहा था। और उस चुप्पी में सिर्फ लेखिका कहते कि हमारी सांसों की आवाज के अलावा वहां पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ यू आर मैरिड, डाइवर्ट स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मोटर ली। अर्थात वहां पर बताया जा रहा है कि गाड़ी सावधानी से और धीरे धीरे चलाइए। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्ग उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। अब देखो, वहां का रास्ता फिर आगे वो बढ़ चुके थे, कटाव आ चुका था और उसकी सुंदरता को देखकर जितेन नार्ग ने क्या कहा था कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी नहीं, इतनी ऊंचाई पर नहीं है और इतना सुंदर भी नहीं है। तो अर्थात यहाँ पर उसका कहने का तात्पर्य क्या है कि स्विट्जरलैंड से भी सुंदर कटावों की सुंदरता है, कि स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और इतना सुंदर भी नहीं है। तो इसे कहने का तात्पर्य कि स्विट्जरलैंड से भी कटाव बहुत ही ऊंचाई पर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बीच रह गई हो और कहीं वहां पर धूप में बह गई हो। अब देखिए, ऐसा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फा इतना छाया हुआ था, तो लेखिका कल्पना करे कि जैसे किसी पर हम पाउडर छिड़क देते हैं और कई स्थान पर देखो पाउडर नहीं, पूरी रूप से नहीं छिड़की जाती है, तो वहाँ स्थान कैसा लगता है। उसी प्रकार से लेखिका कहती है कि पहाड़ पर जो बर्फ छाए हुए थे वह पाउडर की तरह सफेद शुभ्र दिखाई दे रहे थे और कहीं कहीं पर काले, हरे काले दिख रहे थे। अर्थात हरियाली कहीं बीच बीच में दिखाई दे रही थी। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब, और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी कि चांदी से चमकते पहाड़। अब देखिए,
जो कटाव है वहां के ऊंचे ऊंचे पर्वतों का बर्फाच्छादित वर्णन लेखिका ने कह रहा है कि कैसे साबुन के झाग की तरह सब जगह बर्फ छाई हुई है। फिर चांदी की चमकते हुए पहाड़, वो बर्फ जो सूरज की किरण की तरह चमक रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि चांदी चमक रही है। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, रोम रोचो, रोम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। आप देखिए लेखक यहाँ पर हमें लेखिका उनका ड्राइवर कम जो गाइड था उसके बारे में वर्णन करे कि वह नेपाल से था एक्चुअल में, इसलिए उसको उसकी बोली भाषा भी आ रही थी। इसीलिए जब उसके भाषा में बोलने लगे तो उसका आंखें चमक उठी, प्रसन्नता उसको छा गई उसके चेहरे पर। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्के हल्के बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सेंदे मलाई सताऊं, अर्थात तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चौ और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। अब देखिए वह बर्फ की सुंदरता ने मन को इतना आकर्षित कर रहा था कि जितेन भी अपने उत्साह को, प्रसन्नता को छुपा नहीं पा रहा था। वह तो झूम झूम के गीत गाने लगा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। अब देखिए जितने भी यात्री आए थे सब उन बर्फाच्छादित पहाड़ियों पर उतरकर नाचने लगे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। अब देखिए यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि घुटनों तक पहुंच जाएंगे इतनी बर्फ फैली हुई थी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक और हो रहे थे। कई सैलाबी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। अब देखिए आप भी घूमने जाते हो तो क्या करते हैं, वहाँ के सुंदर नज़ारे के अपने सेल्फी लेते हो, अपने परिवार के लोगों के साथ फोटो निकालते हैं। तो उसी प्रकार लेखिका के साथ जो अन्य सैलानी आए थे, अन्य जो यात्री आए थे, वह भी बर्फ में लेटकर हर क्षण का, वहाँ के हर समय का कैमरे में बंद कर रहे थे, अर्थात फोटो निकालने में लगे हुए थे। अब आगे लेखिका कहते कि मेरे पांव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। अब देखिए घुटनों तक बर्फ छाए हुए थे और लेखिका ने जो बर्फ छादित प्रदेशों में जो बूट पहने जाते हैं, जूते पहने जाते हैं, वो लेखिका के पास नहीं थे शायद, इसलिए उनके पैर झनझन कर रहे थे। लेकिन मन वृंदावन हो रहा था, अर्थात बाग बाग हो रहा था, बहुत मन प्रसन्न हो रहा था। भीतर जैसे देवता जागे थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर उस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। अब देखिए अन्य जो यात्री आनंद से उस बर्फ पर लेट रहे थे, लेखिका का भी मन हो रहा था, लेकिन मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर कटाऊ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था और इस कारण वहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर अब देखिए यहाँ पर लेखिका क्या कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, अर्थात प्रेक्षणीय जो स्थान होते हैं, ऐसे प्रेक्षणीय स्थान पर हमें कुछ वस्तु ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पर हम सारी चीजें खरीद सकते हैं या भाड़े किराए पर भी हम सारी चीजें ले सकते हैं। लेकिन लेखिका कहती है कि मेरे पास वह बर्फ में पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे और वह एक समय सोचते हैं कि वह खरीद भी लेंगे, लेकिन कटाओ, युमथांग और झांगू लेक पर ज्यादा प्रेक्षणीय स्थान न होने की वजह से वहां पर दुकानें नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर लेखिका कहती है कि वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य टिकाए रखने का एक कारण क्या है कि वहाँ पर वह प्रेक्षणीय स्थान में ज्यादा प्रसिद्ध न होने के वजह से लोगों का वहाँ ज्यादा आना जाना नहीं होता है। अब देखिए प्रेक्षणीय स्थान होता है तो वहाँ पर लोगों के क्या हो जाते हैं, वहाँ के आजू बाजू के इर्द गिर्द के लोग छोटे मोटे दुकान लगा देते हैं। छोटे मोटे दुकान लगाने से क्या हो जाते हैं, प्रेक्षणीय स्थान पर जो लोग आते हैं वह भी वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदते रहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, एक तो प्रेक्षणीय स्थान की नुकसान भी हो जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। लोग क्या करते हैं, इर्द गिर्द में कचरा डाल देते हैं। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, अगर दुकानें रहते तो दुकानदारों को भी और जो प्रेक्षणीय स्थान पर जो लोग जाते हैं उनको भी क्या करना चाहिए, अलग अलग स्थान पर कचरा कुंडी रख देना चाहिए। अलग अलग स्थान पर जो कचरा कुंडी होती है उसी में ही कचरा डाल देना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रेक्षणीय स्थान या हम जिसे कहते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स, वह कभी भी प्रदूषण युक्त नहीं हो सकती है। इसके अलावा भी हम ऐसे प्रेक्षणीय स्थान को सुरक्षित रखने के लिए हमें पर्सनल लेवल पर काम करने चाहिए।
आगे लेखिका कहती कि दनादन फोटो खींचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में से इसे फिर देख सकूं। अब लेखिका कहती कि सारे लोग फोटो खींचकर उस समय को या उस आनंद को वे अपने पास संजोए रखना चाहते हैं, लेकिन लेखिका क्या कहती है कि मैं फोटो नहीं निकालना चाहती हूँ, बल्कि उस परिदृश्य को मैं अपने मन के अंदर, अपने आंखों के द्वारा अपने मन के अंदर समाये या संजोए रखना चाहती हूँ। जब कभी भी मुझे वो याद आए तो वह परिदृश्य मेरे सामने जो का तो उभर आए। संपूर्णता के उस क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ दे रहे थे। शायद ऐसी विभर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों के वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा। अब हम सबको पता है कि हमारी संस्कृति और हमारे हिमालय पर्वत की किस प्रकार से इतिहास हम सबको पता है कि पूर्वजों ने जो जितने भी वेद लिखे हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, वह सारे हिमालय पर्वत के शिखर पर ही हुए। उन्होंने अपने वेदों की रचना भी वहां पर किया। इसीलिए लेखक कहते कि हिम शिखर से मुझे आध्यात्मिक अतीत, हमारी धार्मिकता दिखाई देती है। और इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिन का महामंत्र पाया गया होगा कि सर्वों को सर्व समाज को, सारे संसार को सुख का जो मंत्र हमने हमारे वेदों से, हमारे बड़े बड़े ग्रंथों से पाए हैं, वह सारे वेद ग्रंथ इसी हिम शिखर पर लिखे गए हैं। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। अब देखिए वह प्राकृतिक सुंदर, कितना भी कठोर व्यक्ति हो उसका हृदय द्रवित हो जाएगा। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने यूं की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह गया था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? आप देखिए कितना भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, लेकिन इस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य से उसका हृदय जरूर पिघलेगा। यह भावार्थ लेखिका इस परिचय से कह रही है। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी कि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यह बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचयन की। अब देखिए यहाँ पर लेखिका की जो शैली है, उन्होंने एक दार्शनिक सत्य हमारे सामने रखा है कि सर्दियों के दिनों में क्या हो जाता है, जो पानी होता है वह बर्फ का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात हम सबको पता है, वैज्ञानिक बात है कि जल संग्रह करके वह सर्दियों के मौसम में पानी को संग्रहित करते हैं। और गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब हम प्यास के मारे त्राही करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रांत ऐसे होते हैं कि उनको पानी की बहुत ही कमतरता दिखाई देती है। तो लेखिका की शैली कहते हैं कि गर्मी के दिनों में जब त्राही मचती है तो बर्फ की शिलाएं क्या हो जाते हैं, पिघल कर जलधारा के रूप में, नदियों के रूप में बहने लगती है और फिर सूखे कंठों का प्यास बुझाती है। और कितनी अद्भुत व्यवस्था है यह जल संचयन की। तो इस प्रकार यह जो प्राकृतिक सुंदरता है और उसका जो प्राकृतिक अर्थात जल संचयन की जो कर्तव्य है, उनके जो कार्य है, उसके बारे में लेखिका यहाँ पर इन परिच्छेदों के द्वारा बता रही है। इसीलिए तो हमें नदियों का पानी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अगर पानी भी हमें उसका यूज करना है या फिर प्रदूषित हो रहा है तो उसके प्रदूषण विरहित किस प्रकार से हम उसका पुनर्वापर कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झिनी सी परत मुझ पर छा गई। उजड़े बादलों की तरह पत्थर तोड़ते उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। अब देखिए लेखिका कहती है कि कितनी ऋण है हमारे इन नदियों का हमारे ऊपर। और सच में अगर नदी नहीं होती, पानी नहीं होता तो यह संसार भी नहीं होता। आप देखिए सारी सजीव सृष्टि, चाहे मानव हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, पानी के बिना उनका जीवन अधूरा है। तो इन सारे प्राकृतिक जितने भी चीजें हैं, पहाड़, झरने, नदी, वृक्ष, ये सारे हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इसलिए उनका संरक्षण करना
हमारा भी कर्तव्य बनता है। और लेखिका कहती है कि जब यह मैं सारी चीजें देखती हूँ तो तब भी मेरा मन उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मन पर फिर से उड़ते हुए बादलों की तरह वह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ जाता है कि किस प्रकार से वह दिन भर कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। एक तरफ प्राकृतिक सुंदरता है और दूसरी तरफ विपन्नता है, और यह समाज की वास्तविकता है। आत्मा की अनंत परतों की छिलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। अब देखिए आगे लेखिका फिर हमें एक हमारे इस समाज का वास्तविक हमारे सामने रख रही है। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उनमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ। बोधिसत्व जो बुद्ध तत्व से प्राप्त करने का अधिकारी हो। अक्षम्य जो क्षमा के योग्य न हो। संकल्प इरादा। हलाहल विष जहर। संक्रमण मिलन संयोग। अवाक मौन। गुड़ुप निगल लेना। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से लेखिका ने यात्रा वृत्तांत में अपने सजीव चित्र वर्णन के द्वारा हमारे सामने वास्तविकता, ऐसा लग रहा है कि हम भी वह यात्रा वृत्तांत सच में अनुभव करें। आगे भी लेखिका हमें बहुत सारी जानकारी देने वाली है, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।